नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज अपन जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी वर्तमान में लगभग पूरा विश्व ही चर्चा कर रहा है और आप भी इसके बारे में काफी पिछले एक हफ्ते के अंदर काफी पढ़ चुके होंगे, काफी सारी चीजें जो है वो जानते होंगे। पर इस वीडियो में अपना प्रयास रहेगा कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ है उसके ऊपर हम एक कॉम्प्रिहेंसिवली ये देख सकें कि इसके क्या क्या प्रभाव जो हैं वो होंगे, कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है, इवेंट्स क्या हैं और इसके क्या क्या प्रभाव हैं हिस्ट्री पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो क्या रहा है उस पर। हालांकि पहले भी मैंने एक वीडियो जो है वो इसके ऊपर बनाया था, तो उसको भी आप देख सकते हो, परंतु इसमें ब्रीफली अपन जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और फिर हर मुद्दे के ऊपर थोड़ा देखेंगे कि भी किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई है, कौन कौन प्लेयर्स हैं और क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो हो सकते हैं इस इवेंट के, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो किया है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो क्या है। अफगानिस्तान देखो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है, इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, चारों तरफ से जो है वो देश है। परंतु कौन से देश है, तो अफगानिस्तान के अंदर नॉर्थ के अंदर जो है वो ताजिकिस्तान आता है, ताजिकिस्तान है। फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो कुछ, ये तो ताजिकिस्तान से लगता है बड़ा बॉर्डर, और फिर इस तरफ जो है वो उज्बेकिस्तान से बॉर्डर है इनका, तुर्कमेनिस्तान से कुछ बॉर्डर है, ईरान से एक बहुत लंबी सीमा जो है वो ईरान से लगती है, और फिर बड़ा जो इनका पड़ोसी है वो है पाकिस्तान, और एक बहुत लंबी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ छोटी सी सीमा जो है वो इनकी चाइना के साथ में भी लग रही है। तो ये इसके जो है वो पड़ोसी देश हैं और ये क्षेत्र जो है वो काबुल है, मतलब अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल। यहाँ पर काफी लंबे समय से अमेरिका और यहाँ पर एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है तालिबान, उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध के अंदर अमेरिका ने पिछले साल ही ये निर्णय ले लिया था कि वो इस क्षेत्र से छोड़कर जो है वो जाएंगे, यहाँ से अपनी सेना जो है उसको निकाल लेंगे। तालिबान और अमेरिका के बीच में एक शांति समझौता हो चुका था और उस शांति समझौते के बाद में अमेरिकी सैनिक जो है वो धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे। और अब समय एक ऐसा भी आया जब ऑलमोस्ट सभी जो सैनिक हैं या फिर जो एयर बेसेस वगैरह थे, उनके मुख्य सैन्य अड्डे थे, उनको वहां से निकाल लिया गया। और जब निकाल लिया गया तब तालिबान का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया और बढ़कर उन्होंने अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर हमला करना शुरू किया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे, लोगों को ये पता ही था कि तालिबान एक ना एक दिन जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा, परंतु वो इतना जल्दी कब्जा कर लेंगे इसके ऊपर जो है वो किसी ने सोचा नहीं था। 6 अगस्त 2021 की अगर हम स्थिति देखें तो तालिबान का जो कब्जा है वो आउटर एरियाज के अंदर ज्यादा है, मेनली काबुल और इसके इस तरफ का जो सेंट्रल एरिया है उसके अंदर तालिबान का जो है इतना एडवांस उस समय नहीं हुआ था। परंतु हम देखें 6 अगस्त से 15 अगस्त मात्र बहुत कम दिन है, ये 10 दिन भी नहीं है, और 10 दिन के अंदर जो है वो आप ऑलमोस्ट पूरे तालिबान के ऊपर, पूरा जो अफगानिस्तान है उसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और ना सिर्फ उसके ऊपर, इन्होंने जो उसकी अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल उसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। और इसके अंदर बहुत सारे मुख्य मुख्य इनके जो शहर थे, जैसे कुंदुज शहर है, जरांज जो है सबसे पहले गया, हेरात, इधर गजनी, कंधार, फैजाबाद, जलालाबाद, ठीक है, ये इनके मुख्य मुख्य शहर थे जिनके ऊपर इन्होंने तालिबान ने कब्जा किया। और कई जगह इनको ऐसा मिला जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। शुरुआत में तो कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर इन्होंने और अफगानिस्तान की जो सेना है उनके बीच में लड़ाई हुई और लड़ाई के अंदर इन्होंने लड़ाई लड़ी भी, परंतु फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान की सेना को ये समझ में आने लगा कि ये लड़ाई लड़ना जो है वो कोई ज्यादा इनके फायदे में नहीं है, या फिर इसका कोई बहुत बड़ा जो है फायदा इनको बहुत बड़ा, मतलब वो जीत नहीं सकते हैं इनसे, और नहीं जीत सकते हैं तो इस वजह से जो अफगानिस्तान की सेना थी वो सेना फिर छोड़ने लग गई। कई ऐसे प्रोविंसेस देखे गए, कई ऐसे प्रांत देखे गए जहां पर तो इवन जो खुद गवर्नर्स थे वो या फिर सेना के कमांडर थे वो जा जाकर सरेंडर कर रहे थे तालिबान के सामने कि सब हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे और आप आइए और इस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिए। तो बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज गति से तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार कर लिया। ये काबुल पहुंच गए, और जब काबुल पहुंचे तो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए उस समय।
और इन्होंने अपनी जान बचाना ज्यादा उचित समझा। उनको लग गया था कि भाई अब समय आ गया है कि हम ज्यादा दिन तक यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं और इस वजह से ब्लड शेड होगा, बहुत सारा खून खराबा हो सकता है। और इस वजह से ये व्यक्ति जो है वो अपनी जान बचाकर भागा और भागकर ये अभी ऐसी खबर है कि ये यूएई में है और उसके बाद में इनका प्लान है कि ये वहां से निकलकर जो है वो यूएस जाएंगे और यूएस में एक शरणार्थी के रूप में जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तालिबान जो है उस तालिबान ने बहुत कम समय के अंदर यहाँ पर कब्जा कर लिया। और ये जो तालिबान का कब्जा हुआ इससे पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया। खासकर काबुल के अंदर स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हो गई। हमने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे, कई सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हुई जिसके अंदर देखा गया कि किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट जो है उस एयरपोर्ट के ऊपर अफरा तफरी मची हुई है। लोग बाग जो है वो प्लेन के ऊपर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, इवन प्लेन के ऊपर लटकने की कोशिशें भी कर रहे हैं और ऐसी कोशिशों से भी वो ये चाहते हैं किसी तरीके से उस क्षेत्र से बाहर निकल लिया जाए, किसी तरीके से वो तालिबान का जो ऑपरेशन है या तालिबान की जो नीति है उससे वो बच सकें, तालिबान के उस राज से बच सकें, इसके लिए वो भागने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे विदेशी भी वहां पर रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो भी वहां फंस चुके हैं और वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां बाहर निकलें। देश भी उनके देश और उनकी एम्बेसीज ये कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से वो लोग जो है बाहर निकल जाएं। पहले एम्बेसीज के लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश की, इवन यूएस की एम्बेसी को भी वहां प्रॉब्लम आई और कि उनको भी निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको जो निकालना पड़ा। तो एक बहुत ज्यादा अस्थिरता, बहुत ज्यादा अफरा तफरी, बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन का माहौल जो है वो वहां पर बन गया अफगानिस्तान के अंदर। और इसके खबरें पूरी दुनिया के अंदर ही गई, पूरी दुनिया का ही भी वर्तमान में जो मेन सेंटर बना हुआ है अटेंशन का वो तालिबान और अफगानिस्तान ही बना हुआ है। तो हम इस वीडियो के अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने हैं इस बात के, तालिबान का कब्जा होना इस क्षेत्र के ऊपर, आखिर क्या इसके क्या आगे इंपैक्ट्स वगैरह जो है वो क्या होंगे और किस तरीके से आगे चीजें जो है वो चलेगी। ये तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। ये वहां पर हमने देखा कि जो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंशियल पैलेस था उस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर तालिबान के लोग जो है वो आ गए, उन्होंने वहां बैठे और उसके बाद में मतलब ये कंफर्म हो गया कि हाँ अब काबुल जो है वो फॉल हो चुका है, काबुल गिर चुका है और अब तालिबान का कब्जा जो है वहां पर हो चुका है। अगर हम इस पे जाएं तो पहले देख लें एक बार थोड़ा तो कि तालिबान जो है वो है क्या। मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा परंतु फिर भी एक ब्रीफली आपको हिस्ट्री जो है वो इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हिस्ट्री जरूर बता दूं। तो देखो सबसे पहले 1979 के अंदर जो यूएसएसआर है उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। यूएसएसआर कम्युनिस्ट देश था उस समय, वो द्विध्रुवीय विश्व था और उसमें कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ यूएसए था दूसरी तरफ यूएसएसआर था। और अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान में 1979 से कुछ समय पहले ही एक कम्युनिस्ट सरकार जो है वो बनी थी और वो कम्युनिस्ट सरकार बनी, कम्युनिस्ट सरकार ने अपने कुछ जो नीतियां हैं उन नीतियों को लागू करने की कोशिश की और उनका जब विरोध हुआ तो कम्युनिस्ट सरकार धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब अफगानिस्तान में कमजोर होने लगी तो उसकी सहायता करने के लिए यूएसएसआर ने अपनी सेनाएं कहां भेजी, अफगानिस्तान में भेजी। अब अफगानिस्तान में सेनाएं भेजोगे तो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो क्या उसको ऐसे ही सहज स्वीकार कर लेंगे? तो नहीं। अफगानिस्तान का क्योंकि समाज एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइबल समाज है और ट्राइबल समाज के अंदर जो लोग थे उन्होंने एक सेना बनाई जिनको कहा जाता है मुजाहिदीन। मुजाहिदीनों की सेना जो है वो बन गई। ठीक है, मुजाहिदीन तैयार हुए, लड़ाके जो थे और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इनसे लड़ाई लड़ेंगे। फिर ये लड़ाई लड़ते गए और इनको सपोर्ट करने के लिए उस समय कौन आया? यूएसए जो है वो इनको सपोर्ट करने के लिए आ गई और यूएसए ने इनको ट्रेनिंग दी, इनको पैसा दिया, इनको हथियार दिया, ये सब दी और इसकी वजह से यूएसएसआर जो है युद्ध हार गया। 1989 में यूएसएसआर का विड्रॉल हो गया, यूएसएसआर तो इस क्षेत्र से बाहर निकल गया और उसके बाद में यूएसएसआर के क्षेत्र में बाहर निकलने से बच कौन गया? सिर्फ मुजाहिदीन। मुजाहिदीन जो है वो थोड़ी देर तो अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहे, फिर इन्होंने मिलकर एक सरकार जो है वहां पर बनाई अफगानिस्तान के अंदर। पर अब मुजाहिदीनों का पहले तो इनका एक ठीक एजेंडा था कि भाई अपन को जो है किसके खिलाफ लड़ना है, तो हमें सब यूएसएसआर के खिलाफ लड़ना है। पर यूएसएसआर लड़ गया, चला गया तो अब क्या करें? तो अब ये बेरोजगार हो गए और बेरोजगार हुए तो इन्होंने कहा पेपर लड़ेंगे तो सही,
किससे लड़े? तो ये फिर आपस में लड़ने लगे और ये मुजाहिदीन जो है, मुजाहिदीनों में भी आपस में लड़ाई होने लग गई। इनमें गृह युद्ध की स्थितियां, ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। और फिर इन मुजाहिदीनों के अंदर ही कुछ लीडर्स थे और उन लीडर्स ने कहा कि नहीं नहीं, हमें जो है वो कुछ अलग स्थापित करना चाहिए, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है बनानी चाहिए। और इसलिए 1994 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला उमर, और मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान की स्थापना जो है वो की गई। तालिबान जो है वो पश्तो भाषा का एक शब्द होता है तालिब, तालिब से बना है तालिबान। और तालिब का अर्थ क्या होता है? तालिब का अर्थ होता है स्टूडेंट या विद्यार्थी। तो ये तालिबान वाले लोग जो हैं वो वैसे तो क्या है, विद्यार्थी हैं। कहाँ के विद्यार्थी हैं? ये पाकिस्तान के अंदर कुछ मदरसे थे और उन मदरसों के अंदर जो है ये लोग पढ़ा करते थे और इनको इस्लाम की बहुत कट्टरवादी जो सीख है वो इनको दी गई थी। ये वैसे देखा जाए तो तालिबान जो है वो इस्लाम की सुन्नी देवबंदी विचारधारा के फॉलोअर्स हैं। किस आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं? तो इस्लाम की सुन्नी देवबंदी विचारधारा जो है उसको ये लोग फॉलो करते हैं और बहुत कट्टर जो इनकी इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का या कुरान का और शरिया जो लॉ है उसका जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने की वजह से उसमें किसी प्रकार की फ्रीडम वगैरह जो है वो नहीं है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, खासकर महिलाओं के कोई अधिकार जो है वहां पर नहीं है। ये पूर्ण रूप से वेस्टर्न एजुकेशन के इनके काफी खिलाफ रहते हैं। महिलाओं को अगर पूर्ण रूप से बुर्के में रहना होगा, अगर वो बाहर जाती हैं तो उनको किसी अपने पुरुष घर का कोई पुरुष व्यक्ति हो वही बाहर जा सकता है। और अगर कोई गलती करता है किसी प्रकार से इस्लाम का या इनके जो शरिया कानून है उस शरिया कानून का वायलेशन करता है तो फिर उसको पब्लिकली सजा मिलनी चाहिए, उसको कोड़े मारे जाएं, उसको जो है वो उसका हाथ काट दिया जाए, पांव काट दिया जाए या फिर उसको गोली मार दी जाए। और ये सब एग्जीक्यूशन जो है वो पब्लिकली होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर वो दहशत जो है वो फैले। तो ये पाकिस्तान में पढ़ने वाले, मदरसों के अंदर पढ़ने वाले ये कुछ लोग थे और इन्होंने अफगानिस्तान में जाकर तालिबान की स्थापना कर ली। 1996 में ये लोग जो हैं वो सत्ता में आ गए वहां पर। ये इन्होंने लड़ाई शुरू की और ये जो क्योंकि पहले मुजाहिदीन आपस में लड़ रहे थे तो वो तो कमजोर हो गए और ये लोग जो है सशक्त हो गए, सशक्त होकर इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार कर लिया, अफगानिस्तान में अपनी सत्ता जमाई। अब एक खुद जो आतंकवाद पर बिलीव करता है, खुद जो वायलेंस में बिलीव करता है, वही अगर सत्ता में आ जाए तो वो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि इस दुनिया के अंदर किसी को भी किसी आतंकवादी अगर कोई संगठन चलाना है या खोलना है तो आप हमारे यहाँ आ जाओ, अफगानिस्तान में आ जाओ, अफगानिस्तान में आपके लिए बहुत अच्छे माहौल हैं। तो इन्होंने कहा साहब अगर किसी को आतंकवाद का किसी को स्टार्टअप वगैरह खोलना है तो यहाँ आओ, यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम ऐसे निवेश को, जो आतंकवाद में होने वाले जो भी निवेश, उस निवेश को प्रोत्साहित करता है। आतंकवाद में होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्होंने प्रोत्साहित करा और उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको स्किल्स भी देंगे, स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब दिया जाएगा ताकि आप जो है वो एक अच्छे आतंकवादी बनकर निकल सको। और इसी समय इन्होंने शरण दी अलकायदा को। अलकायदा जो है वो भी एक आतंकी संगठन था और इसका प्रमुख था ओसामा बिन लादेन। ठीक है, और यहीं से अलकायदा ने प्लानिंग की कि हम अब जो है जिसने हमें खड़ा किया था, जिसने हमको अब तक जो है वो सब कुछ बनाया, उसी के खिलाफ हम अपना अभियान शुरू करेंगे। और इन्होंने अभियान शुरू किया किसके विरुद्ध? यूएसए के विरुद्ध। जिस यूएसए ने इनको खड़ा किया उसी के विरुद्ध इन्होंने अभियान शुरू कर दिया। और 2001 में हम जानते हैं 9/11 की घटना हुई। 11 सितंबर 2001 को यूएसए के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले के अंदर यूएसए के अंदर लगभग 3000 लोग जो है मारे गए। यूएसए की स्वतंत्रता के बाद यूएसए पर होने वाला ये सबसे बड़ा हमला था। और जब इतना बड़ा हमला हुआ यूएसए पे तो फिर यूएसए ने कहा कि इसका बदला तो हम लेंगे और बदला लेने के लिए उन्होंने इसके ऊपर अटैक जो है वो कर दिया। अटैक किया गया अफगानिस्तान पर और तब यूएसए की फोर्सेस जो है वो यहाँ आई। मतलब हालांकि ये देखो, इसको यूएस की फोर्स कहना हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको कह दिया करते हैं ऐसा, पर ये वास्तव में यूएसए की फोर्स नहीं है। ये वास्तव में यूएन के द्वारा प्रायोजित थी, यूएन ऑथराइज्ड फोर्स थी जिसको कहा जाता था ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी
असिस्टेंस फोर्स। ISAF ये यूएन के द्वारा ऑथराइज्ड एक फोर्स बनाएगी जिसके अंदर बहुत सारे जो देश हैं, खासकर जो नेटो जो पार्टनर्स हैं यूएसए के, उनके देश थे, उन देशों ने अपनी अपनी सेनाएं वहां पर भेजी। और उस पर उसमें सबसे ज्यादा जो सेना थी वो किसकी थी? वो यूएसए की थी। और ये जब वहां गए तो उन्होंने तालिबान को सत्ता से हटा दिया, परंतु ओसामा बिन लादेन इनको नहीं मिला। कई दिन तक ये घूमते रहे, देखते रहे, पर लादेन जो है नहीं मिला। 2011 के अंदर जाकर लादेन इनको मिला, कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अबोटाबाद के अंदर लादेन छुपा हुआ था, वहां मिला, उसको मार दिया गया लादेन को। तो पर उस तब लादेन को तो मार दिया गया, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा हो गया, फिर भी यूएस की फोर्स जो है वहीं रही। उनका मेन अब जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बदलकर ये हो गया कि हमें नहीं अफगानिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करनी है, अफगानिस्तान के एक राष्ट्र का निर्माण करना है, अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। और इस प्रकार के विचार लेकर या इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ में यूएसए की फोर्सेस जो है वहीं रही। इस निर्णय का यूएसए के अंदर विरोध भी होने लगा कि भाई आप वहां क्या कर रहे हो, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वहां पर? जिसको मारने गए थे वो उसको मार दिया। अब कोई अफगानिस्तान का भला करना और अफगानिस्तान को जो है वो आगे बढ़ाना, ये कोई यूएसए की जिम्मेदारी है नहीं। और इसलिए ये जो खर्चा कर रहे हो, ये जो सैनिकों को वहां भेज रखा है लड़ाई लड़ने के लिए, उनको क्यों भेज रखा है? उनको वापस बुलाओ। और इसलिए यूएसए के अंदर भी इस प्रकार के दबाव जो है वो बनते गए। और बराक ओबामा की जो सरकार थी, तभी से ये प्लान बन रहा था कि किस तरीके से अफगानिस्तान से सेनाओं को वापस निकाला जाए। और फिर आते आते डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो उन्होंने फरवरी 2020 के अंदर एक समझौता कर लिया तालिबान के साथ में, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो यहाँ से वापस निकल जाएंगे। तब डेट दी गई कि 1 मई 2021 को यूएसए की फोर्सेस जो है वो निकल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए बाद में 2020 में, जो बाइडेन जो है वो आ गए। और जो बाइडेन जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम 1 मई को नहीं, हम निकलेंगे 9/11 का जो दिन होगा, यानी 11 सितंबर तक जो है वो पूरे निकल जाए। परंतु 11 सितंबर तक भी उन्होंने वेट नहीं किया, उससे पहले ही जुलाई के अंदर इवन जो है वो ये लोग वहां से चले गए। और गए भी बहुत बुरे तरीके से। मतलब इनका एक एयरबेस है वहां पर, बागराम एयरबेस जो था वो बहुत सिक्योर्ड एयरबेस था, बहुत बढ़िया एयरबेस था, और वहीं से ये लोग जो है सारे अपने ऑपरेशंस किया करते थे। उसको ये इतना मतलब रात को इन्होंने लाइट बंद की और लाइट बंद करके और चुपचाप वहां से निकल गए। किसी को पता नहीं कह रहा ये कहाँ गए, यूएस वाले कहाँ गए? तो यूएस वाले तो सब चले गए, ऐसे छोड़ के चले गए बिना कोई बताए। कुछ ऐसा करते, कुछ तुम्हारा जो है वो विदाई समारोह करते हैं, वैसा कोई विदाई समारोह जो है इनका नहीं हुआ। इवन अफगानिस्तान का जो कमांडर था सेना का, उसको भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। और अगर ऐसा आप एकदम से अगर चले जाओगे बिना कुछ बताए, तो एक तो ये मोराल जो है उसको बहुत डाउन करने वाला होता है कि यार यूएस की फोर्सेस चली गई, तो उनको क्या डर है? ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस वाले तालिबान वालों से मिले हुए हैं? तो ये डर जो है वो अफगानिस्तान की सेना के अंदर बिल्कुल आ गया। और फिर पर जो बाद में तालिबान को लगा कि यार ठीक है यार, यूएस वाले तो अपने से डरे हुए हैं, और इसलिए फिर उनके कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया और वो धीरे धीरे जो है उन्होंने उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये तो अब तक की इवेंट्स जो है वो हुई। अब कब्जा करने के बाद क्या? जब अशरफ गनी चला गया, अशरफ गनी के जाने के बाद में अब क्या वहां पर जो है वो स्थितियां है, या कौन वहां पर है, क्या आगे गवर्नमेंट किसकी है, तालिबान की क्या वास्तव में सरकार बन चुकी है? अभी वर्तमान में वहां पर जो है वो एक ट्रांजिशन काउंसिल जो है वो बनाई गई है। ये सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए, एक समन्वित प्रयास करने के लिए, कोऑर्डिनेटेड प्रयास करने के लिए एक ट्रांजिशन काउंसिल जो है बनाई गई। उसके अंदर 3 लोग जो है उसको शामिल किया गया। सबसे पहले तो एक तो ये है, इन भाई साहब का नाम है अब्दुल्ला स्क्वायर। अब्दुल्ला जो है वो अशरफ गनी की जो सरकार थी उस सरकार के अंदर एक पद पे थे जिसका नाम है सीईओ। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे अफगानिस्तान के। प्रधानमंत्री के समकालीन या समतुल्य एक सब ये पोस्ट हुआ करती है। और इन्होंने अब्दुल्ला ने अशरफ गनी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, दोनों बार। 2014 में भी चुनाव लड़ा था और अभी 2019 के अंदर भी चुनाव जो है वो इन्होंने उसके विरुद्ध लड़ा था। और जब अमेरिका और तालिबान के बीच में समझौता हुआ, उसके बाद में इंट्रा अफगान टॉक्स आयोजित किए गए। अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो दल हैं, अलग अलग जो पार्टियां हैं, उनके बीच में वार्ता हो। और उस वार्ता को करने वाला जो व्यक्ति है, उस वार्ता को जो चेयर करने वाला व्यक्ति था, वो था अब्दुल्ला।
और इसलिए इस अब्दुल्ला को अभी भी किस में शामिल किया गया है, इस ट्रांजिशन काउंसिल में शामिल किया गया है कि किस तरीके से ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उससे तालिबान की सरकार बनेगी या जैसी भी सरकार बनेगी फ्यूचर में वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए इस व्यक्ति को शामिल किया गया। दूसरे ये साहब हैं, इनका नाम है हामिद करजई। हामिद करजई जो है वो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये जब 2001 में यूएस की सेना यहां आई थी तो इनको, जैसे उन्होंने तालिबान को सत्ता से हटाया, तो तालिबान को सत्ता से हटाने के बाद में जिस व्यक्ति को वहां पर बनाया गया इंटरिम प्रेसिडेंट, तो इंटरिम प्रेसिडेंट इन्हों को बनाया गया। फिर 2004 में वहां पर अफगानिस्तान के अंदर चुनाव करवाए गए और चुनाव के अंदर भी जो जीता वो हामिद करजई जीते। 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने वहां के ये राष्ट्रपति रहे, 2 कार्यकाल इनके पूरे हुए। और हामिद करजई जो है उनका भारत से अच्छा संबंध है, इनका भारत के प्रति जो है काफी पॉजिटिव रवैया है। और इनके बारे में एक और मुख्य बात ये भी है कि ये जिस ट्राइब से आते हैं, ये वहां की ट्राइब है जिसका नाम है पोपलजई ट्राइब से हैं। और अभी वर्तमान के अंदर तालिबान का भी जो मुख्य नेता है, तालिबान का जो पॉलिटिकल विंग का जो हेड है, जिसका नाम मुल्ला अब्दुल गनी बारादर, और वो मुल्ला अब्दुल गनी बारादर जो है वो बारादर भी इसी पोपलजई ट्राइब से, इसलिए बारादर के बीच में और इनके बीच में संबंध जो है वो काफी अच्छे हैं। और ये हामिद करजई को भी ट्रांजिशन काउंसिल में रखा गया। तीसरा व्यक्ति जो है वो ये है, इनका नाम है गुलबुद्दीन हेकमतयार। गुलबुद्दीन हेकमतयार जो है वो मुजाहिदीन, जब मुजाहिदीनों की सेना थी तब एक बहुत मुजाहिदीन लड़ाका था और 90 के दशक के अंदर ये भी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो वहां का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। उसके बाद में जब अमेरिका का अटैक हुआ तो ये व्यक्ति वहां से छोड़कर भाग गया था, इसने ईरान में शरण ली, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर रहा, पाकिस्तान में हालांकि इसको जो है वो पकड़ भी लिया गया था। तो इस तरीके से ये गुलबुद्दीन हेकमतयार जो है वो भी अफगानिस्तान में काफी होल्ड जो है वो रखता है। और इस तीन लोगों की एक ट्रांजिशन काउंसिल जो है बनाई गई है जो कि आगे डिसाइड करेगी कि आगे जो है वो क्या होगा और कौन जो है वो सत्ता में आएगा। ठीक है, अब हम एनालिसिस करें कि भाई इस बात का या ये जो इवेंट हुई, इस इवेंट का आखिर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले चर्चा तो भी अफगानिस्तान की हो जाए कि अफगानिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव है। तो देखो, अफगानिस्तान के अंदर सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान में ये जो स्थितियां हुई, तो स्थितियों के अंदर एक अफगानिस्तान की सेना की हार बड़ी जो है वो बड़ी बात है। और लोगों के दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। अफगानिस्तान के अंदर 3 लाख की सेना थी, यूएसए के द्वारा ट्रेंड की हुई, यूएसए के द्वारा ट्रेंड फोर्सेस, और यूएसए ने इंडिया के द्वारा भी ट्रेंड फोर्सेस है। इसमें कई सारे अफगानिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भारत के अंदर भी आईएमए में प्रशिक्षण दिया जाता था। हमारा जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उस मिलिट्री एकेडमी में अफगानिस्तान के लिए एक अलग से कोटा होता है जिसके अंदर अफगानिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको भी वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो भारत भी ट्रेनिंग दे रहा था और मेजरली तो खैर यूएसए ही दे रहा था। तो यूएसए के द्वारा ट्रेंड फोर्सेस हैं या नेटो फोर्सेस के द्वारा ट्रेंड फोर्सेस 3 लाख की फोर्सेस जिनके पास में अत्याधुनिक हथियार, और दूसरी तरफ जो तालिबान की फोर्सेस हैं उन तालिबान के पास में 60,000 लगभग, हालांकि अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ लोग 60,000 कहते हैं, कुछ 65, कुछ 70, कुछ 75 भी कह रहे हैं, पर बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो उनके पास में लड़ाके नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 लाख की फोर्स जो इन 60,000 के सामने लड़ी भी नहीं और आत्मसमर्पण करके चली गई। तो देखो, इसका बहुत अलग अलग कारण जो है वो इसके हैं। एक तो ये है कि लॉयल्टी, इन लोगों की लॉयल्टी जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के प्रति नहीं रही, क्योंकि इनको दिखा कि अफगानिस्तान की सरकार जो है खुद बहुत ढुलमुल रवैये के अंदर है। लीडरशिप जो है वो इतनी कोई स्ट्रांग लीडरशिप है नहीं जो कि आपको ये कॉन्फिडेंस दिला सके कि नहीं आपको लड़ना पड़ेगा और आप जो है वो देश के लिए लड़ रहे हो या आप अपने सरकार के लिए लड़ रहे हो। इनको लगा यार इन लोगों के लिए अशरफ गनी या फिर उसके बाद में जो भी वहां पर अफगानिस्तान की आर्मी की जो लीडरशिप है उनके लिए कौन लड़े और कौन मरे, उनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए मर के, इनके लिए जान देकर जो है क्या फायदा होगा। भाई भारत का कोई सैनिक पाकिस्तान से लड़े तो उसको लगे कि नहीं मैं जान किसके लिए दे रहा हूँ, भारत के लिए दे रहा हूँ या मैं अपने रेजिमेंट के लिए दे रहा हूँ, मेरा रेजिमेंटल ऑनर है। यहाँ तो ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान में इनको लगा कि नहीं यार ये तो खुद भी अपने आप को इतना ज्यादा जब मानते ही नहीं है तो हम क्यों माने। फिर दूसरी बात कि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो कौन है, वो भी तो अफगानिस्तान के ही लोग हैं। भाई तालिबान वाले भी कोई यूं बाहर से तो आए नहीं, बाहर से तो यूएस वाले आए थे, तो तालिबान वाले लोग जो है वो भी अफगानिस्तान के हैं, तो इनसे क्यों लड़े। और तालिबान में मुख्य रूप से पश्तून है,
तालिबान के अंदर जो मेन ट्राइब है वो पश्तून ट्राइब जो है उसका होल्ड काफी ज्यादा है। तो इस अफगानिस्तान के अंदर भी की जो फोर्सेज हैं उसमें भी अब ये हमको 3 लाख तो दिखते हैं सामने तो, परंतु अंदर से ये बहुत ज्यादा अलग अलग ट्राइब्स के अंदर जो है वो बंटे हुए हैं। और उन ट्राइब्स में जैसे जो पश्तून है तो उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं लड़ेंगे इनसे, या बाकी जो कम्युनिटीज थी जो जिनको लगा कि यार हम आज लड़ लेंगे, कल को ये लोग सत्ता में आ गए तो फिर ये वापस हमसे बदला लेंगे, तो हम क्यों अपनी पूरी पूरी ट्राइब को इनके चक्करों के अंदर जो है वो खतरे में डालें। और इस वजह से इन्होंने लड़ना जो है वो उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ इधर इन तालिबान वालों का प्रयास भी ऐसा रहा। तालिबान ने भी इवन 2018 से ही तालिबान ने अफगानिस्तान की जो सेना है, जो अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इस अफगानिस्तान की सेना के अंदर इनके जो परिवारजन थे, इनकी जो ट्राइब्स के जो लीडर्स थे, इनसे मिलना, इनसे कांटेक्ट करना, ये सब शुरू कर दिया था। और इनसे कांटेक्ट कर करके ये लोग इस प्रकार का दबाव इन पर बना रहे थे कि आपको लड़ना नहीं है, क्या करोगे लड़के, लड़कर जो है वो कोई खास फायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली सत्ता के अंदर तो तालिबान आएगा, चाहे वो बातचीत के माध्यम से आए, चाहे वो यूएसए की मदद से आए या फिर किसी और की मदद से आए, पर अल्टीमेटली तालिबान सत्ता में आएगा, तो आप लड़कर जो है वो अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हो। और इस वजह से इन्होंने बहुत सारे लोग जो है उन्होंने पाला पलट लिया और ये लोग जो है वो जाकर तालिबान की जो फोर्सेस उस तालिबान की फोर्सेस में मिल गए और इस तरीके से सरेंडर की जो सिचुएशन है वो बनी, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी विरोध के तालिबान को एक केक वॉक या एक जो है वो आसानी से उनको एक रास्ता मिल गया कि वो किस तरीके से इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले। तो इसलिए बड़ा हार हुई। दूसरा कि जब यूएसए गए, यूएसए का यहां से जाना, यूएसए जिस तरीके से गया, जिस तरीके से भागा यूं लाइट बंद करके, तो इनको लगा कि यार एकदम से मोराल तो डाउन हो ही गया भाई, आपका जो कॉन्फिडेंस था, लड़ाई जो है वो कॉन्फिडेंस सिर्फ हथियारों से नहीं, कॉन्फिडेंस से लड़ी जाती, तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो तो डाउन हो गया। और कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद में आप यूएसए का जाने से इनको जो मिलने वाला सपोर्ट था, यूएसए जो इनको सहायता करता था, जो सपोर्ट करता था, वो भी चला गया। यूएसए इनको एयर सपोर्ट देता था कि भाई यूएसए की एयरफोर्स जो है वो सपोर्ट दे रही थी कि भाई ऊपर से आप अगर कहीं पर लड़ाई, नीचे लड़ाई लड़ रहे हो तो ऊपर से बम बम गिराने का काम जो है हम कर देंगे। इनको इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिला करते थे कि कहां पर तालिबान वाले किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कहां अटैक हो सकता है, ये सब चीजें इनको मिला करती थी। यूएसए के ड्रोन्स, यूएसए के इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। तो वो एकदम से यूएसए का चला जाना, इनके बैक जो थी या फिर इनका जो बैकएंड सपोर्ट था वो एकदम से चला गया, और बैकएंड सपोर्ट जाने से पूरी पूरी इमारत जो है वो, या फिर ये कहा जाए कि नीचे से अगर नींव निकाल ली जाए तो पूरी इमारत जो है वो गिरी जाती है, और उसी तरीके से ये इमारत जो है वो भी गिर गई। ठीक है, फिर मोराल की अपन ने बात की कि इनका जो मोराल था, इनका जो कॉन्फिडेंस था, इनका जो आत्मविश्वास था, वो बहुत ज्यादा गिर गया कि हम नहीं लड़ सकते। ये कहा जाता है कि भाई आज तक दुनिया का सबसे जो खतरनाक वेपन बना है, या खतरनाक वेपन जो है, उसको भी हराने की अगर शक्ति किसी के पास में है तो वो है इस जिगर के अंदर। तो व्यक्ति के अंदर जब तक वो जिगरा है, या व्यक्ति के अंदर जो वो उसके अंदर वो हिम्मत है, तब तक वो किसी भी चीज से लड़ सकता है। पर वो जैसे उस हिम्मत को खो दे तो फिर वो किसी से भी लड़ने के लिए जो है वो काबिल नहीं रहता। और वैसा ही अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान की जो ये सेना है वो भी, फिर करप्शन, बहुत वाइड स्केल पर करप्शन जो है वो अफगानिस्तान की सेना में भी था और अफगानिस्तान की सरकार में भी था। यूएसए से पैसा आता था और उस पैसे को जो है वो पैसे खाने के अलावा इन लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। जो लोकतंत्र के नाम पर ये डेमोक्रेसी कर रहे थे, इतने सालों के अंदर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती गई और सिर्फ इन्होंने जो है बैठ के वहां पर पैसा खाया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इतना बड़े स्तर पर करप्शन जो है वो करप्शन किया जा रहा था सेना के अंदर भी। तो अब जब आपको दिखता है कि आपका ऊपर वाला लीडर भी करप्ट है, आपके उसके ऊपर का लीडर भी करप्ट है, उसके ऊपर का लीडर, तो ग्राउंड पे लड़ने वाला सैनिक जो है उसको कभी ये मन में नहीं आएगी कि यार मैं पूरे जोश के साथ लड़ूं। हालांकि कुछ लोग थे फिर भी ऐसे जिनको ये मन किया कि नहीं लड़ना है हमें, वो लड़े भी, कई जगह ऐसी लड़ाइयां भी हुई है, पर अधिकतर क्षेत्र जो है वैसे नहीं लड़े। और कुछ ऐसे लोग जो लड़ना चाहते थे पर क्योंकि आसपास में सबने ही सरेंडर कर दिया तो वो अकेला क्या लड़े, उनके अंदर आज भी मलाल है कि हम जो है वो, हमें जिस तरीके की लड़ाई लड़नी थी वैसे हम नहीं लड़ पाए, जो ऑनर के साथ में हम लड़ना चाहते थे वैसा हम जो है वो लड़ नहीं पाए। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य कारण रहे जिसके कारण यूएसए ये जो अफगानिस्तान की जो सेना थी वो सेना वहां पर हार गई, या फिर उन्होंने कोई जो है वो अटैक नहीं किया। फिर अब इसका और बड़ा प्रभाव क्या, अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है।
बहुत बड़ा मानवीय संकट है। मानवीय संकट हमको अभी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं वहां पर, या जिस तरीके से जो जो तालिबान के विरुद्ध थे या जो अमेरिका के सहयोगी थे, जो पिछली सरकार के अंदर थे, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, उन ढूंढ ढूंढ के उनकी लिस्टें बनाई जा रही है। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो ऑलरेडी वहां पर आ चुका है। और जबकि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे गरीब देशों में से आता है, 72% पॉवर्टी लेवल है, इतना गरीब देश, और वहां पर खाने के लिए भी इतने कुछ खास संसाधन नहीं है। तो दुनिया से जो भी आपके पास मदद वगैरह आ रही थी वो भी बंद हो गई, और बंद होने के कारण जो बिल्कुल गरीब पोजीशन के अंदर है या जो बिल्कुल बहुत बुरे स्थिति में, उनको अब और ज्यादा उनकी स्थितियां जो है वो खराब हो जाएगी। और एयरपोर्ट वगैरह पर जो सिचुएशन है वो तो खैर हम सब देख ही रहे हैं। फिर महिलाओं के लिए की चिंता जो है पूरे विश्व के अंदर, इसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि जो महिलाएं, अब देखो वहां बाहर जो ट्राइबल एरियाज के अंदर जो महिलाएं हैं वो तो पहले वैसे ही रह रही है, उनके तो जीवन स्तर के अंदर कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला। परंतु जो काबुल के अंदर या जो शहरी वहां के जो क्षेत्र हैं, वहां जो महिलाएं हैं वो काम पर भी जाती थी, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने भी जाती थी। अब उनकी वो पढ़ाई लिखाई, वो सब उनकी स्वतंत्रता, उन सब के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह या ये कहा जाए कि वो सबको जो है वो रोक दिया जाएगा। तो वुमेन राइट्स जो है वो पूरी दुनिया में एक मुद्दा बना हुआ ही है वुमेन राइट्स का। और यूथ अफगानिस्तान के अंदर जो नए युवक, पुराने जो लोग थे जिन्होंने वो काल देखा था, तालिबान का पिछला काल देखा था, या उन्होंने जो मुजाहिदीनों का वो लड़ाई देखी थी, वो तो उनका तो कोई नहीं है। पर जो लोग इस डेमोक्रेसी के इस पीरियड में पैदा हुए, जिन्होंने वो स्वतंत्रता ही देखी कि भाई हम आराम से कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कुछ रोक टोक नहीं है, दुनिया के किसी देश के अंदर जा सकते हैं, किसी दूसरे देश में जाकर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो वो जो लोग थे उन्होंने अपने कुछ सपने बनाए, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अब एकदम से उनके वो जो भी सपने थे या जो भी उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे, जो भी उनके करियर प्लानिंग थी, वो सारी सारी एकदम से खराब हो गई। तो उनके ऊपर भी एक बड़ा असर जो है वो इसका पड़ना है। फेल्ड डेमोक्रेसी, ये एक और बात सामने है कि ये लोकतंत्र का जो एक्सपेरिमेंट यहां किया गया, और ये पता लग गया कि सब लोकतंत्र जो है वो सब जगह चलता नहीं। आप लोकतंत्र को कहीं पर थोपने की कोशिश करो, कहीं से बाहर से लाकर डालने की कोशिश करो, तो लोकतंत्र कहीं पर भी नहीं चलेगा। और ऐसा प्रयास जहां जहां यूएस ने किया है वहां वहां वो जो है फेल हुए। इराक के अंदर उन्होंने लोकतंत्र लाने के प्रयास किया, और इराक के उनके जो लोकतंत्र के लाने के जो प्रयास थे उसने आईएसआईएस जैसे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया। और यहाँ अफगानिस्तान में वो लोग खुद साथ में रहकर उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ाने की कोशिशें की, परंतु लोकतंत्र जो है वो सफल नहीं हुआ। डेमोक्रेसी जो है वो असफल हो गई। और ये डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट का असफल होना, ये अफगानिस्तान के लिए या इस पूरे रीजन के लिए ही प्रॉब्लम है कि इस पूरे रीजन में वैसे ही पहले ही जो है लोकतांत्रिक सरकारें बहुत कम है। यहाँ पर जो है वो या तो डिक्टेटर्स हैं, या कोई धार्मिक शासन है, या कोई राजतंत्रात्मक शासन है। और अगर डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए तो जो जो लोग डेमोक्रेसी के समर्थक होंगे, जो लोग इस प्रकार के, मतलब हर बार डेमोक्रेसी का समर्थक कोई यूएस हो ये कोई जरूरी नहीं है, वहां का खुद का लोकल भी अगर कोई व्यक्ति डेमोक्रेसी का समर्थक हो तो अब उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। अब उसको भी कोई जो है उसको यही माना जाएगा कि तुम जो है वो यूएसए के चमचे हो, और वहां वो जैसा कह रहा है वैसी बात जो है तुम कर रहे हो। तो लोकतंत्र का ये एक्सपेरिमेंट फेल होना, ये भविष्य के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि दूसरी जगह भी लोकतंत्र को अपनाया नहीं जाएगा, या उतने आसानी से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। ये अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में खासकर खुद अफगानिस्तान में तो आगे फिर आने वाले कई सालों तक आप भूल ही जाओ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो रहेगी। तो डेमोक्रेटिक जो सेटअप था उसको एक बड़ा सेटअप जो है वो यहाँ पर लगा। और जिस तरीके से अशरफ गनी भागा, वो तो पूरे डेमोक्रेसी को जो है वो एकदम तार तार हो गई डेमोक्रेसी। तो कि जिस आदमी को आपने वोट देके चुना था वो आदमी तो जब संकट आया तो सबसे पहले भागने में वो रहा। तो फिर ऐसे डेमोक्रेसी का क्या मतलब हमें। और जब संकट आया तब तो जो साथ में रहे वो तो है नेता, और संकट आने के समय जो भाग जाए वो फिर वो नेता जो है वो कोई खास, उसको नेता वास्तविक रूप में कहा भी नहीं जा सकता। लीडरशिप की स्किल्स जो है हालांकि उसमें है भी नहीं। तालिबान क्योंकि खुद एक कट्टरवादी संगठन है, खुद एक आतंकी संगठन ही है, और अगर वो रहता है तो वो कह तो रहे हैं कि नहीं साहब हम जो है वो अब ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, परंतु वो जिस विचारधारा को जो फॉलो करते हैं उस विचारधारा को, आप अगर एक विचारधारा को फॉलो करते हो तो आपके समान विचारधारा को फॉलो करने वाले दूसरे संगठन को आप क्यों नहीं सहयोग करोगे। आप कितना ही कह दो कि नहीं हम चेंज हो गए, चेंज होकर क्या हो गए, तुमने क्या ओरिजिनल विचारधारा को चेंज कर लिया? नहीं साहब विचारधारा तो वैसे, तो जो तुम्हारा आउटर जो भी कुछ है, जैसा भी तुम दिखते हो या जैसे भी कार्य तुम करते हो वो किसकी वजह से करते हो? उस विचारधारा की वजह से करते हो।
जब तक उस विचारधारा में चेंज नहीं होगा तब तक आपके बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर, बाहरी वातावरण में परिवर्तन नहीं होगा। और विचारधारा आज भी उनकी वही है, आज भी वही देवबंदी सुन्नी कट्टरवादी इस्लाम की जो विचारधारा उसी को ये मानते हैं। और ऐसा जब मानेंगे तो इनके बराबर में वैसी विचारधारा को मानने वाला अलकायदा कहेगा कि भाई हम तुमसे क्या अलग है, तुम भी वैसी विचारधारा को मानते हो, हम भी वही कट्टरवादी जो शरिया हम भी लागू करना चाहते हैं। ISIS वाले कहेंगे भाई हमने क्या गलत कर दिया, हम भी लगभग वही बात कर रहे हैं। तो ISIS हो, अलकायदा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इन सबको सेंचुरी, इन सबको जो है शरण का प्रदान करने का काम जो है वो अब कौन करेगा, ये अफगानिस्तान कर लेगा। अब तक ये काम जो है वो पाकिस्तान पर था, पाकिस्तान के ऊपर अब ये बोझ जो है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा और पाकिस्तान से ये जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर किसकी तरफ हो सकता है, अफगानिस्तान के अंदर हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए, क्षेत्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए एक बहुत घातक बात होगी। और हिंसा तो जो है वो इनके है ही, जीन में ही है इनके, वायलेंस। ये अब तक वायलेंस करते ही आए हैं, लगातार करते आए हैं। इवन अमेरिका जब इनसे समझौता कर रहा था फरवरी 2020 के अंदर, तब अमेरिका ने कहा कि देखो यार हम समझौता करना चाहते हैं, और समझौता करना चाहते हैं तो कम से कम उस समय तो हमें थोड़ा मतलब ऐसे दुनिया को बताएं कि भाई देखो तालिबान बदल गया है। जैसे आज के लिए कई लोग कहते हैं कि देखो यार तालिबान बदल गया, तालिबान 2.2 है, तालिबान 2.0 है। तो अमेरिका का भी ये था यार हम भी कह सकें कि तालिबान 2.0 है, ये वो पुराने वाला तालिबान नहीं है, आप उसको वैसा मत मानो। और अमेरिका ने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम तुमसे समझौता करेंगे, तुम बस ये वायलेंस बंद कर दो। तो इन्होंने कहा नहीं यार कुछ भी कर लो, वायलेंस तो हम बंद जो है वो नहीं कर सकते। अमेरिका कितने दिन तक इनसे जो है वो इस बात की रिक्वेस्ट करता रहा। इवन एक समय तो ऐसा भी था जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तालिबान के लीडर्स को व्हाइट हाउस बुलाने वाला था कि ये समझौता हम व्हाइट हाउस में आगे करवा लेंगे तुमसे। और व्हाइट हाउस में समझौता होता तो साहब इसका तो मतलब जो है वो अमेरिकन लीडरशिप, खैर अभी भी अमेरिकन लीडरशिप का तो बुरा ही हाल हो गया है, और अगर व्हाइट हाउस में आगे समझौता होता तो और ही बुरा होता। परंतु वो समझौता नहीं हुआ, और उसका कारण ये था कि जब वो व्हाइट हाउस में वो मीटिंग होने वाली थी उससे जस्ट कुछ दिन पहले उसने तालिबान ने कहीं पर एक बड़ा बम विस्फोट किया और उसमें काफी लोग जो है मारे गए। और जब मारे गए तो इन्होंने कहा नहीं फिर अब वायलेंस कर रहे हो और फिर साथ साथ में आप जो चाहोगे हम आपसे मीटिंग भी करें, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। और जब फरवरी के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट तब किया, तब अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है वायलेंस खत्म मत करो, रिड्यूस तो कर दो, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम कर दो। ये जितने बम फोड़ रहे हो, 10 बम फोड़ते हो तो 2-3 फोड़ लो, किसने मना किया? तो इन्होंने कहा हाँ 2-3 ही फोड़े, पर फोड़ेंगे तो सही है, हम जो है वो पूर्ण रूप से जो वायलेंस उसको खत्म नहीं कर सकते। तो वायलेंस जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसके अंदर कोई दो राय जो है वो नहीं है। किसी को किसी प्रकार की गलतफहमी पालनी नहीं चाहिए कि इट इज तालिबान 2.0 और ये सब मीडिया और प्रोपेगेंडिस्ट जो है उनके कवरअप्स हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 2.0 नाम की कोई चीज जो है वो नहीं, ये वही तालिबान है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब प्रभाव हैं किसके ऊपर, अफगानिस्तान के अंदर के ऊपर ये कुछ प्रभाव जो है वो इसके हैं। फिर बात करें अफगानिस्तान के बाद में दूसरा बड़ा देश यूएसए, दूसरा जो बड़ा स्टेक होल्डर था। यूएसए के लिए तो जो है वो बड़ी भारी गजब बेइज्जती हुई, यूएसए को तो गजब बेइज्जती हुई। और बेइज्जती इसलिए क्योंकि यूएसए एक युद्ध, इतना बड़ा युद्ध उसने लड़ा और वो युद्ध जो है वो हार गया। अल्टीमेटली इस युद्ध को जो यूएसए हार गया, और लोगों ने इसका कंपैरिजन जो है वो वियतनाम युद्ध से करना शुरू कर दिया कि भाई वियतनाम के अंदर 1975 में जब वियतनाम की जो साउथ वियतनाम की जो राजधानी थी साइगोन, वहां से जिस तरीके से यूएसए की एम्बेसी से लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया, वैसे की वैसी सिचुएशन यहाँ भी दिखी। तो कहा कि साहब ये लगभग वैसा ही मोमेंट है। हालांकि वैसा मोमेंट है या नहीं है एग्जैक्टली इस पर तो एक डिबेट का विषय है, पर यह जरूर है कि यूएसए की एक बहुत बड़ी हार जो है वो ये है कि आप 20 साल लग गए आपको, और आपने $2 ट्रिलियन के करीब खर्च कर दिए वहां पर, $2 ट्रिलियन के करीब जो है आपने पैसा खर्च कर दिया वहां पर, फिर भी आप नहीं जीत पाए। आपके खुद यूएसए के लगभग 2500 सैनिक, वैसे 2400 कुछ है, पर 2500 के करीब अगर हम माने तो 2500 के करीब सैनिक यूएसए के इसमें मारे गए इस पूरे अभियान के अंदर। यूएसए के जो नाटो पार्टनर्स हैं उन नाटो पार्टनर्स के लोग जो हैं वो मारे गए। अफगानिस्तान की जो सेना जिनको इन्होंने ट्रेन किया उसके बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए। बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो इन 20 सालों के अंदर मारे गए, और इतने सब लोग मारे गए, इतना सब पैसा खर्च किया गया, सब किया गया, उसके बाद भी यूएसए हार गया।
तो यूएसए की है, और यूएसए दुनिया की महाशक्ति है। और महाशक्ति को किसने हराया? मात्र एक तालिबान ने। तालिबान क्या है? कोई बहुत बड़ी तो चीज भी नहीं, मतलब 60,000 के लड़ाके, कोई बहुत बड़ी फोर्स हो तो सोचे भी कि लाखों के अंदर फोर्स थी, 60,000 के लड़ाके, और उन्होंने यूएसए की इतनी बड़ी सेना को, इतने सशक्त सेना को जो है वो हरा दिया। ये यूएसए की इमेज के लिए एज अ सुपर पावर, जो वो अपने आप को बार बार कहते रहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, तो वो इमेज जो है वो अब निश्चित रूप से उसके ऊपर काफी बड़ा धब्बा जो है वो लग गया है। और यूएसए के जो लोग हैं उनको लोग अब चिढ़ाएंगे बार बार, जब वो कहीं भी बात करने जाएंगे, किसी भी जगहों पर किसी मंच पर खड़े होंगे, तो लोग बाग उनको पीछे से ऐसे जैसे वो लोग बैठे होंगे और वो लोग यूं ही कह देंगे अफगानिस्तान अफगानिस्तान, तालिबान तालिबान। तो वो उनको जो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस किसी तरीके से डाउन हो। तो ये यूएसए के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा धब्बा रहा कि देखो क्यों यूएसए की हार भी क्यों? हार इसलिए क्योंकि यूएसए ने, इवन जब बराक ओबामा सत्ता में था तभी यूएसए ने कह दिया था कि हम यहां से वापस आए। और जब ये बात तालिबान को पता लगी कि ये तो वापस जाएंगे साहब, तो तालिबान ने कहा कि अब अपन को करना ही क्या है, जब इनको तो वापस जाना है, और जाना है तो अपन को सिर्फ इंतजार करना है, हमें जस्ट उस मोमेंट का इंतजार करना है कि ये कब जाएंगे, बस जिस दिन ये जाएंगे उस दिन हमारा ये है। तो अब ये चाहे 10 साल में जाए, चाहे 20 साल में जाए, चाहे 40 साल में जाए, हम यहीं बैठे हैं। ये लड़ाई जो है वो हमें कोई बहुत ज्यादा एक्टिवली लड़ाई लड़नी नहीं है, धीरे धीरे अपना अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, परंतु हम इंतजार करते रहेंगे कि ये कब जाएंगे। और इन्होंने खुद ने कहा कि हम तो जाएंगे, और ये इनकी हर सरकार जो आ रही है वो लगातार इस बात के प्लान बनाती रहती है, हम ऐसे जाएंगे, इतने तरीके से सेना को कम कर लिया जाएगा। तो ये जो डिफीट है ये आज हमको दिख रही है कि 15 अगस्त को ये डिफीट हुई, या 15 अगस्त को पूर्ण रूप से तालिबान का कब्जा जो है वो अफगानिस्तान पे हो गया। परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो 2008 के अंदर ही एक वैचारिक हार जो है वो तो तभी हो गई थी जब तालिबान को लग गया था, सॉरी इसको अफगान यूएसए को लग गया था कि हम इस चीज को कोई बहुत बड़े समय तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, यूएसए ने जो लीडरशिप दिखाई वो बहुत घटिया लीडरशिप यहां पर दिखाई। जिस तरीके से वो भागे लाइटें बंद कर करके, वो बहुत बुरा, कि आपने इस तरीके से भागने से आपके जो सहयोगी थे, लीडरशिप वो होती है कि आपको सहयोग करने वाले जो लोग हैं उनका तो कम से कम आप प्रोटेक्शन करो, आपके जो सिटीजन्स हैं उनको छोड़ के भाग गए तुम। और जो आप अपने, और फिर आपने चलो उसके बाद में आपने कहा नहीं हम अभी भी हमारे 6,000 सैनिक हैं वहां पर, और वो हमारे जो सिटीजन्स उनको तो निकाल लेंगे, आपके सिटीजन्स तो बिल्कुल निकल जाएंगे। परंतु जिन लोगों ने अफगानिस्तान में रहकर इन 20 साल तक आपका सहयोग किया, जो 20 साल तक आपके साथ में लड़ते रहे, जो आपकी विचारधारा के साथ में सहमत थे, जो इस डेमोक्रेसी के साथ में सहमत थे, जो उन ओपन विचारों के साथ में सहमत थे, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो आपसे सहमत हुए थे, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों को तो तुमने वैसे वैसे छोड़ दिया, और उन लोगों का आगे क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। मतलब पता ही है वैसे तो कि उनके जो है वो दिन बुरे ही हैं अब आगे, पर ये एक लीडरशिप स्किल्स के रूप में देखा जाए तो आगे से फिर कोई इनके ऊपर विश्वास जो है वो नहीं करेगा। कोई भी जो इनके साथ में काम कर रहा है वो हमेशा इनको जो एक शक के निगाह से देखेगा, और इनको देखना भी चाहिए। ये सिर्फ इन्होंने अफगानिस्तान में किया ऐसा नहीं, 2019 में ऐसा का ऐसा, ऐसी घटिया लीडरशिप इन्होंने जो है वो वहां पर सीरिया के अंदर कुर्दों के साथ भी दिखाई थी। कुर्दिश फोर्सेस को ये लोग जो है वो ऐसे ही छोड़कर एक दिन चुपचाप रवाना हो गए, और वो वहां पर उसके बाद टर्की ने अटैक किया और उन कुर्दों को जो है बुरी तरीके से मारा गया। वो कुर्द जिन्होंने आईएसआईएस के विरुद्ध जो है वो जमीनी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए यूएसए की जो लीडरशिप है वो बहुत घटिया लीडरशिप दिखाई दी। यूएसए के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया इतने सालों के अंदर, जो पैसा खर्च किया गया, इवन $83 बिलियन तो इन्होंने जो है सिर्फ वहां के अफगानिस्तान की आर्मी पे खर्च किया, वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हो गया। और इस रीजन के अंदर जो यूएसए की पूरा मिडिल ईस्ट या पूरा जो है दक्षिण एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, उसके अंदर यूएसए की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, और वो अब इन्फ्लुएंस जो है अब इसका डिक्लाइन होने वाला है। और कुछ लोगों का हालांकि ये मानना है कि यूएसए खुद ही चाहता है कि अब मेरे को यहाँ पर जो है वो हमारा डिक्लाइन हो जाए, क्योंकि यूएसए का अब वहां पर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बचे नहीं है, बहुत ज्यादा जो है उनके हित वहां बचे नहीं है, ताकि जिसके कारण वो और ज्यादा उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, फिर और अगर यूएसए की लीडरशिप अगर खत्म होती है तो ये दुनिया के लिए भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखो यूएसए चाहे अच्छा है बुरा है जैसा भी है, परंतु यूएसए के अलावा दूसरी कोई लीडरशिप है नहीं। यूएसए में लाख बुराइयां है,
परंतु यूएसए के अलावा दूसरा कोई लीडर जो है वो दुनिया का है नहीं, जो कि दुनिया को एक अच्छी या दुनिया को अंधों में काना राजा वाली भी सिचुएशन जो और कहीं पर नहीं है। यूएसए अगर लीडरशिप से के पोजीशन से हट जाता है तो ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, निर्वात क्रिएट होगा, और उस निर्वात को कौन भरेगा? उस निर्वात को फिर भरने वाले कोई नहीं है। फिर हर क्षेत्र के अंदर जो जो अपने अपने जिन जिन के इंटरेस्ट होंगे वो अपने अपने हिसाब से काम कर लेंगे। चाइना फिल करने की कोशिश करेगा, पर चाइना कितना क्रूर है और खुद किस तरीके के कार्य करता है, तो चाइना जो है वर्ल्ड की लीडरशिप करने के लायक किसी भी तरीके से नहीं है। यूएसए में जैसी कमियां हैं उससे और लाख कमियां, यूएसए में लाख कमियां तो उससे भी और लाख गुना कमियां जो है वो चाइना में भी है। तो इसलिए चाइना भी लीडरशिप की पोजीशन के अंदर नहीं है, और इसलिए इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका पूरी व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था ही डहने की सिचुएशंस में है। भारत पर क्या प्रभाव है? तो भारत के ऊपर भी काफी गहरे और काफी एक्यूट इस पर प्रभाव है। इमीडिएट इशू तो ये है कि हमारे सिटीजन्स वहां पर जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, काफी सारे अभी भी सिटीजन्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं, तो इमीडिएटली तो हमें उनको निकालना हमारे लिए एक बड़ी इशू है कि भी किसी तरीके से उनको कोई नुकसान ना हो। हमारे एम्बेसी के लोग और उनको तो निकाल लिया गया, परंतु अभी भी जो भारतीय वहां निवास कर रहे हैं या भारत के सहयोगी वहां हैं उनको निकालना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इमीडिएट इश्यूज तो है वो हमारे साथ में यही है कि उनको साथ में कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय। जैसे यूएसए ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था वैसा ही भारत ने भी किया था। लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर रहा। अफगानिस्तान के चाहे हेरात प्रोविंस के अंदर जो वो सलमा बांध हो, चाहे वो जरांज डेलाराम का हाईवे हो, चाहे वो इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, चाहे वो पुले खुमरी और काबुल के बीच में ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूशंस हों, ऐसे बहुत सारे कार्य जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर भारत ने किए। और अब ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अब उसको खतरा है, अब वो जो है तालिबान के अंडर में चला गया। कनेक्टिविटी हमारे लिए तालिबान को, सो इवन अफगानिस्तान को ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान इज अ गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जुड़ने का अगर कोई द्वार है तो वो अफगानिस्तान है। और ये जो गेटवे टू सेंट्रल एशिया है तो अब वो बंद हो गया। तो हमारी एक पॉलिसी है कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी, और वो कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है वो अब पूरी नहीं हो सकती। और इवन हमने उससे पहले ईरान के अंदर एक बंदरगाह बनाया चाबहार, और वो चाबहार के माध्यम से हम चाहते थे कि अफगानिस्तान में जाएं, और अफगानिस्तान के माध्यम से अगर एक बार अफगानिस्तान पहुंच गए तो अफगानिस्तान से फिर आप जो है वो सेंट्रल एशिया के जो अलग अलग देश हैं उन अलग अलग देशों में पहुंच सकते हो। तो ये और अब हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अब और दूसरा तो यही है कि भाई ईरान के माध्यम से फिर और घूम कर जाओ, तो ईरान के थ्रू जो है और हमको इसको इवन पहले हम पाकिस्तान को बाईपास कर रहे थे, अब पाकिस्तान के साथ साथ में अफगानिस्तान को भी बाईपास करना पड़ेगा। तो हमारे लिए सेंट्रल एशिया के अंदर हमारा जो रोल है वो पहले कम है, अब और उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक और बात की भारत ये सब क्यों, क्योंकि तालिबान के साथ में हमारे कोई खास कॉन्टेक्ट है, हम तालिबान के अंदर लोगों को जानते ही नहीं। तालिबान की जो लीडरशिप में लोग हैं उनसे अब तक हमने कोई कांटेक्ट जो है वो बनाकर नहीं रखा। हमारा रिलेक्टेंस था, इसको ये कहा जाए कि भारत जो है वो इसमें एक आलस दिखा के गया है। भारत की भी इसमें गलती ये रही कि हमें ये लगा कि अमेरिकी कभी नहीं जाएंगे, या फिर अमेरिकी जाएंगे तभी और टाइम लगेगा। हमें ये पता नहीं था कि वो एकदम से इस तरीके से जो है वो चले जाएंगे, और भारत इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। भारत अब तक अपने वैचारिकता में रहा, अपने प्रिंसिपल्ड डिसीजन रहे भारत के कि नहीं साहब हम तो तालिबान से कोई संबंध नहीं बनाएंगे, तालिबान एक आतंकी संगठन है, ये वो है। भाई अब आतंकी संगठन है जब अफगानिस्तान के लोग उसको मान रहे हैं, जब अमेरिका उसको मान रहा है, बाकी सब देश उसको मान रहे हैं, तो भारत अकेला ये प्रिंसिपल डिसीजन जो है वो कैसे ले सकता है? और हमारे खुद के सीधे सीधे वहां इंटरेस्ट हैं। तो ये जो गलती है कि हमने तालिबान से कोई कांटेक्ट ही नहीं बनाया। और एक हमारे जो डिप्लोमेसी के अंदर जो लोग थे उनका एक ये भी था कि तालिबान का तो साहब पाकिस्तान से अच्छे संबंध है। अरे तो पर पाकिस्तान से अच्छे संबंध है तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक बार किसी के एक से अच्छे संबंध हो जाते हैं दूसरे से हो ही नहीं सकते। हाँ होंगे, पाकिस्तान से अच्छे संबंध होंगे, पर कुछ पाकिस्तान से उनको समस्याएं भी होगी, और उन समस्याओं के ग्राउंड पर अगर हम उनसे मिलते तो हम एक अपना भी एक पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसके बारे में हम सोच सकते थे। खैर अब आगे देखा जाएगा कि जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा तब वैसे करने का प्रयास करेंगे, परंतु अब तक हमने तालिबान से कोई कांटेक्ट नहीं बनाए। तो तालिबान अगर वहां सत्ता में आएगा
तो उसकी हमारे प्रति क्या नीति होगी, हमारी उनके प्रति क्या नीति होगी, ये पूर्ण रूप से डार्क है। इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। जैसे जैसे चीजें होती जाएगी वैसे वैसे हम अपनी पॉलिसी बनाते जाएंगे। ये अभी फिर इसका मतलब ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रही, हमारी पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कंट्रोल में किसके है? वो अफगानिस्तान के तालिबान के कंट्रोल में हो चुकी है। टेररिज्म, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तालिबान खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, और टेररिस्ट स्टेट है तो टेररिज्म को बढ़ावा ही मिलेगा, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, और जो आपका जैश ए मोहम्मद है, ये सब ऑलरेडी पहले से वहाँ एक्टिव हैं, और अब उनके माध्यम से वो लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना जो बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश जो है वो करेंगे। और एक नया एक्सिस जो है वो सामने आ गया हमारे लिए। हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि पाकिस्तान, चाइना और तालिबान, ये तीनों मिलकर एक त्रिकोण इन्होंने बना लिया है, तीनों ने मिलकर एक गठबंधन टाइप का जो है बना लिया है, और तीनों एंटी इंडिया फोर्सेस हैं। अब तक एंटी इंडिया फोर्सेस में हम दो देख रहे थे कि पाकिस्तान है और चाइना है, और ये दो पाकिस्तान चाइना इन दोनों का आपस में गठबंधन है। अब पाकिस्तान, चाइना और तालिबान हो गए, तो तीन फोर्सेस हैं जो कि इंडिया के नेबर में हैं, इंडिया के पड़ोस में हैं, और वो तीनों ही जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड लेकर बैठे हैं। और ना सिर्फ एंटी इंडिया स्टैंड, इनका एंटी इंडिया स्टैंड जो है काफी स्ट्रांग है। ये इंडिया को डैमेज जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली पहुंचाना चाहते हैं। तो इस रियलिटी को हमें स्वीकार करना होगा, और इसके हिसाब से ही हमें फिर अपने आगे की जो रणनीति है वो बनानी होगी। तो ये कुछ एक इश्यूज जो है वो भारत के दृष्टिकोण से। फिर पाकिस्तान इसमें बड़ा रोल, सबसे बड़ा रोल प्ले किया अगर किसी ने तालिबान की जीत में, तो तालिबान के खुद के लड़ाकों ने तो किया ही, उसके अलावा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। इन पूरे 20 साल में जब तक यूएसए वहां रहा, तब तक अगर तालिबान को सहयोग करने वाला अगर कोई देश था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान के जो लड़ाके हैं, तालिबान की जो लीडरशिप है, उनको संरक्षण भी दिया, उनको पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको जो है वो ट्रेनिंग दी, उनको यूएसए से कैसे बचाया जाए, उन सब चीजों को कार्य करने का काम जो है वो पाकिस्तान ने किया। और इसलिए पाकिस्तान के और तालिबान के काफी अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान, तालिबान का जो चीफ था मुल्ला उमर, वो भी उसके, हालांकि वैसे तो पब्लिकली कोई नहीं है कि भाई वो एग्जैक्टली कहा था, परंतु ऐसा माना जाता है कि मुल्ला उमर जो है वो भी 2013 में जब उसकी डेथ हुई तो वो पाकिस्तान में ही था। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का था, वो भी पाकिस्तान में ही था। मुल्ला उमर की डेथ के बाद में तालिबान का जो लीडर बना उसका नाम था मुल्ला मंसूर, और मुल्ला मंसूर जो है वो भी पाकिस्तान में ही था। और अभी माना जाता है कि अभी जो तालिबान का चीफ है मुल्ला हैबतुल्लाह अखंदुजा, वो भी यहाँ पाकिस्तान में ही है। तो तालिबान की ऑलमोस्ट एवरी टॉप लीडरशिप वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, पाकिस्तान के अंदर ही उनको संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के और तालिबान के संबंध जो है बहुत अच्छे हैं। और जब तालिबान वह सत्ता में आया तो पाकिस्तान तो ऐसे खुशी में झूम उठा, और वो अपनी इस खुशी को जो है वो छुपा भी नहीं पाए। पाकिस्तान के जो उनका जो तथाकथित उनका प्रधानमंत्री है इमरान खान, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान ने जो गुलामी की जंजीरें थी उनको तोड़ दिया। तो गुलामी की जंजीरें कौन सी? अशरफ गनी वाली, या यूएस वाली, कौन सी वाली, या आतंकवाद वाली, कौन सी जंजीरों की बातें जो है वो की जा रही है? और आप तो यूएसए के साथ में थे, यानी फिर तो आप तो खुद भी उन जंजीरों के अंदर, उन जंजीरों को बांधने में आपने भी रोल निभाया ही है। तो इसलिए उसका जो स्टेटमेंट था वो सीधा सीधा यही है कि हम खुश हैं बहुत ज्यादा कि भाई हमारे पास में तालिबान की सत्ता जो है वो आ गई और यूएसए जो है वो हार गया। इवन आईएसआई का एक डीजी था और उसका जो एक स्टेटमेंट भी आया, और उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर, पूर्व डीजी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया और उसमें ये कहा कि हमने आईएसआई जो है, उस आईएसआई ने पहले अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को हराया अफगानिस्तान में, और अब अमेरिका की मदद से हमने अमेरिका को ही हरा दिया। अमेरिका से हमने पैसे लिए और अमेरिका को ही हराने का काम जो है पाकिस्तान ने किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन की वित्तीय सहायता दी है 2002 से लेकर 2016 तक। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को पे किया, और उसके बाद भी उन्होंने किया तो जिसका जो उनका विरोधी था अमेरिका का, उस विरोधी को ही सहयोग देते रहे। तो खैर तालिबान के साथ में इनके ऑलरेडी अच्छे संबंध है पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, तो पाकिस्तान के लिए तो एक अच्छी बात है। पाकिस्तान ने यूएसए को भी धोखा दिया है, और अफगानिस्तान की उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और उस जो डेमोक्रेसी को उसका सहयोग करने वाले जो लोग थे उनको भी एक बड़ा धोखा जो है वो दिया। और अफगानिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं जो तालिबान के अंडर में नहीं आना चाहते, उनके साथ में भी पाकिस्तान ने एक बड़ा धोखा जो है वो किया है।
और पाकिस्तान के ये जो धोखा है इसको अफगानिस्तान के लोग जो है वो कभी भूलेंगे नहीं, खासकर जो लोग इस तालिबान के अगेंस्ट थे वो, तो कि भाई इन्होंने किस प्रकार का रोल जो है वो किया। पर इसका एक दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको भी बहुत ज्यादा जो है वो इस मामले में खुश होना नहीं चाहिए। खुद पाकिस्तान को भी इसमें जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके अंदर भी एक तालिबान है जिसको कहा जाता है तहरीक तालिबान। पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान, उसका क्या नाम है? तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट है और पाकिस्तान उसको जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। वो पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध भी काम करता है, पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध भी काम करता है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां करता है। तहरीक तालिबान के और ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, इनके दोनों के बहुत अच्छे संबंध है। और जैसे ही तालिबान सत्ता में आने के बाद में तालिबान ने कई सारे ऐसे जो कैदी थे जो कि तहरीक तालिबान से बिलोंग करते थे, उनको उन्होंने रिहा कर दिया। अब वो जो रिहा हुए तो रिहा होके वो जाएंगे वापस पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान को जो है वो स्ट्रांग करेंगे। और तहरीक तालिबान स्ट्रांग होता है तो पाकिस्तान के लिए वापस एक मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इस पूरे के अंदर जो इस तालिबान का जो मुख्य नेता है वो कौन है? उसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बारादर। बारादर जो है वो 2010 में इसको आईएसआई ने गिरफ्तार कर लिया था। ये वैसे को फाउंडर है तालिबान का, मुल्ला उमर के साथ में मिलकर, जैसे स्टार्टअप्स के को फाउंडर्स होते हैं वैसे ये भी एक को फाउंडर है। और इसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर 94 के अंदर जो तालिबान की स्थापना की थी। और मुल्ला उमर के इसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। मुल्ला उमर उसको भाई मानता था, तभी ब्रदर से ही बारादर बना। ओरिजिनल नाम तो उसका मुल्ला अब्दुल गनी ही है, ये बारादर का मतलब ब्रदर है। तो इसको यूएस की फोर्सेस ढूंढ रही थी और यूएस फोर्सेस ढूंढ रही थी तो इसको कैद करने वाला या फिर इसको पकड़ने वाले जो लोग थे वो आईएसआई थी। आईएसआई ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जो इसको जेल में डाल दिया। तो इसलिए ये भी कोई पाकिस्तान के या आईएसआई के इसके अच्छे संबंध तो हैं, इसको पता था कि भाई अपने को सरवाइव करने के लिए इनकी जरूरत है, परंतु ये भी सच्चाई जानता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना जो है वो भी कोई सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के को प्रॉब्लम पहुंचाए। और अगर एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है तो फिर वो एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में भी बढ़ेगा। जब अगर तालिबान ने ये अगर कहा कहीं पर भी कि भाई असली इस्लाम तो ये है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अगर असली इस्लाम वो है जिसको तालिबान फॉलो कर रहा है तो जो पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है वो क्या है? वो इसका मतलब फिर असली इस्लाम नहीं है। और वो अगर असली इस्लाम नहीं है तो फिर असली इस्लाम तो वहां भी होना चाहिए, और वहां अगर होना चाहिए तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए भी इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी समस्याएं जो है वो क्रिएट हो सकती है। और पाकिस्तान ने एक और जो दिक्कत है वो है इस ड्यूरेंट लाइन की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। ब्रिटिश काल के अंदर ये रेखा जो है वो बनाई गई थी, ड्यूरेंट रेखा। और इस ड्यूरेंट रेखा, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, इसको तालिबान जो है वो सही नहीं मानता, इसको तालिबान जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इवन वो इसलिए क्योंकि तालिबान के अंदर मेन जो ट्राइब है वो कौन सी? पश्तून है। और पश्तून जो है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक इलाका ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में पश्तून निवास करते हैं। तो इसलिए ये पश्तून वाला जो एरिया है उसको वो अपने अंदर लेना चाहते हैं और ड्यूरेंट लाइन जो है उसको वो एक लीगल लाइन के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहते। और तालिबान जब इतने सालों बाद सत्ता में आया है तो वो एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप के रूप में जो है वो रहना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर भी काफी प्रभाव जो है उसका पड़ सकता है। फिर देखें चीन जो मुख्य है, तो चीन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन ने समय रहते तालिबान से अच्छे लिंक बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान के पहले से ही तालिबान से अच्छे लिंक थे और चीन के पाकिस्तान से अच्छे थे, और इस वजह से पाकिस्तान के रास्ते से उन्होंने तालिबान से अच्छे लिंक जो है वो बनाने शुरू कर दिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो है वो इवन वहां गए अफगानिस्तान, और उन्होंने तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी की। तालिबान के लोगों ने उनको ये अश्योर किया कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि तालिबान की धरती का प्रयोग चीन के विरुद्ध जो है वो किया जाए।
तो इसलिए चीन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन इसके अंदर एक मौका परस्त देश बनने में है और वो इस मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाना चाहता है। चीन के लिए अगर चिंता की बात है तो वो सिर्फ ये उइघुर मुस्लिम्स वाली बात है कि उइघुर जो है वो कौन है। उइघुर, इनको यूगर्स भी कहते हैं। ये जो है वो चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है शिनजियांग। कौन सा प्रांत है? ये जो शिनजियांग प्रांत है, शिनजियांग प्रांत में ये ट्राइब रहती है और ये वहां पर चीन के अंदर एक आतंकवादी या फिर अलगाववादी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो चला रहे हैं और चीन नहीं चाहता कि इन लोगों को संरक्षण जो है वो यहाँ पर मिले तालिबान के अंदर, क्योंकि तालिबान अगर इस्लाम या इसकी बातें कर रहा है तो वो हो सकता है कि ये उइघुर्स जो है वो उनको सहयोग करे। और वो इनका एक कारण ये भी है कि इनका ये बॉर्डर भी मिलता है। ये हालांकि है तो बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 85 किलोमीटर का ही बॉर्डर है, पर ये फिर भी ये बॉर्डर जो है वो इनसे मिल रहा है और इसलिए हो सकता है कि ये जो उइघुर्स हैं वो उइघुर्स जो हैं वो इसके रास्ते चाइना के रास्ते तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान में आ जाए और अफगानिस्तान में उनको सेफ सेंचुरी जो है वो मिले। हालांकि इसका उल्टा ये भी है कि जो तालिबान है उन्होंने चीन को अश्योर किया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरा, चीन की एक बड़ी परियोजना है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ये चाहेगा कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट्स जो उनको चलाया जाए और अफगानिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है, अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, बड़े मात्रा के अंदर जो खनिज हैं, उन खनिजों का फायदा जो है वो उठाया जा सके। तो इसलिए भी जो चीन है वो चीन चाहेगा कि भाई इसका फायदा उठाया जाए और तालिबान के साथ रहो, तालिबान को थोड़ा पैसा भी दो, लेजिटिमेसी भी दो और उसके साथ साथ में ये तालिबान के या अफगानिस्तान के अंदर जो भी चीजें हैं उनका हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लें। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो उसमें $1 ट्रिलियन के खनिज भंडार हैं, जिसके अंदर लिथियम के भंडार हैं, वहां सोने के बहुत बड़े रिजर्व हैं, वहां आयरन के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, वहां पर कॉपर के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अफगानिस्तान है उस अफगानिस्तान में ये सब जो मिनरल वेल्थ है, उनकी जो खनिज संपदा है वो बहुत ज्यादा है और उसका प्रयोग जो है वो चीन निश्चित रूप से करना चाहेगा। और चाइना को सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मिनरल ये सब इकोनॉमिक बातें तो तिरेगी, परंतु यूएसए की डिफीट हुई और उन्होंने यूएसए की डिफीट होना चीन के लिए जो है बहुत जरूरी है। चीन चाहता है कि वो एक स्थापित हो सके या विश्व के अंदर लीडरशिप जो है वो यूएसए से उसके हाथ में आ सके, तो इसलिए वो यूएसए को वहां हारता हुआ देखना चाहता है और वहां वो एक एंटी यूएस अलायंस बनाने की कोशिश भी करेगा। एंटी यूएस अलायंस के अंदर चाइना है, वो रूस को इसमें शामिल करना चाहेंगे, वो ईरान को इसमें शामिल करना चाहेंगे, वो पाकिस्तान को इसमें शामिल करना चाहेंगे और इन सब के माध्यम से वो लोग जो है वो इस बात की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूएसए को इस क्षेत्र में और ज्यादा कमजोर किया जाए, यूएसए को और उसके एलाइज को भी। अगर यूएसए कहीं दूसरे क्षेत्र में भी कोई काम करता है और उसका कोई सहयोग कर रहा है तो उसको भी इस क्षेत्र के अंदर तो ये जो एंटी यूएस अलायंस है उसके माध्यम से दिक्कत होगी। और वो दूसरा क्षेत्र कौन सा? दूसरा क्षेत्र जो है वो है इंडो पैसिफिक का। इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत। ऐसा कहा जा रहा है कि यूएसए ने इस क्षेत्र को क्यों छोड़ा, तो ये इसलिए कि ये जो मध्य पूर्व है या जो पश्चिमी एशिया है वो अब यूएसए के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा भी नहीं। अब जो है यूएसए का मेन जो फोकस है वो इस क्षेत्र में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से मिलकर जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र में यूएसए का मुख्य फोकस है। तो अब इसमें फोकस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसका राइज हो रहा है? चाइना का, चीन का प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है और चीन के इस बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए यूएसए यहाँ काम करेगा और यूएसए अगर यहाँ काम करेगा तो इसको सहयोग कौन करेगा? तो इसको सहयोगियों की जरूरत है और यहाँ पर सहयोगियों के लिए वो जापान की सहायता ले रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन चारों ने मिलकर जो है एक क्वाड का निर्माण किया है। ठीक है, तो यानी यूएसए का यहां सहयोग जो है कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अब दूसरी साइड वो जो फ्रंटियर है जहां से यूएसए हट गया है वहां पे एंटी यूएस अलायंस बनाकर चीन जो है वो क्या करेगा? तो चीन जो है वो इसके माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें करेगा कि इंडिया के ऊपर जो है किस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि अगर आपने
उस हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में यूएसए का समर्थन किया, तो इन वाले क्षेत्रों के अंदर हम जो है वो इस तालिबान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से या बाकी इस क्षेत्र के जो प्लेयर्स हैं उनके माध्यम से आपके ऊपर और दबाव बनाते रहेंगे, और खुद के बॉर्डर से जो दबाव बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं। तो ये चाइना की एक स्ट्रेटजी जो है वो इस क्षेत्र के अंदर हो सकती है। तो ये आज का जो ये लेक्चर था, इसके अंदर अपन ने मेनली देखा कि तालिबान की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी और जो कैप्चर उनका हुआ है वहाँ पर अफगानिस्तान में, उसका क्या क्या इम्पैक्ट है। अपन ने अभी मेजर कंट्रीज ही ली है, तो उसके अंदर अपन ने जो है वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ये सब जो है वो देखिए। हालांकि अफगानिस्तान में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, नॉर्दर्न अलायंस 2.0 क्या चीज़ है, पंजशीर वैली के अंदर अमरुल्ला सालेह क्या कर रहा है, और बाकी जो क्षेत्र के जो देश हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है, इसके ऊपर जो है वो अपन अगले किसी लेक्चर के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।